इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सब बन भैया नायर सले भाई की ओरता है राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी आप खातर लेकर आवा है। और भाई हर रोज की तरह हमारा वो एक काम है कि भाई जो प्रश्न है आप तक पहुंचावेंगे और आपने उसका जवाब मारते देना है। और वो भी भाई लगभग 6:50 तक देना। तो क्यों ना भाई आपसे प्रश्न पूछ लें पहला तो आज का हमारा जो कृषि प्रश्न रहेगा वो रहेगा भाई, गन्ना जो फसल है ना, इसको जो है ना कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्यों बोया जावा। प्रश्न फिर सुना भाई, गन्ने को कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्यों बोया जावा है, इसका जवाब आपने देना है। और भाई हमारा जो नंबर है स्टूडियो का जो है ना, जिस पर आप जो है ना SMS भेज सको हो, वो नंबर भी लिख लो। वो नंबर है 94 660 21 336। एक बार फिर सुना किसान भाई, फोन नंबर 94 660 21 336। इस पर भाई अपना SMS के द्वारा अपना जवाब भेजना है। और भाई ईब जो है ना करेंगे भाइयों के साथ चर्चा, लेकिन चर्चा तो करेंगे जरूर, लेकिन भाई हम ना आपके खातिर एक बातचीत भी लेके आए हम। और वो भी विषय भी हमारा गन्ना के ऊपर ही है कि भी जो गन्ना फसल है ना उसमें कौन कौन सी बीमारियां लाग जा हैं और भाई उसका बचाव आपने किस तरह करना है। तो हमने बातचीत करी है डॉक्टर महाज सिंह से, जो कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र करनाल में है। तो पहला सुनावेंगे भाई से या बातचीत, उसके बाद करेंगे अपनी चर्चा शुरू। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर महाज सिंह, जो एक कृषि वैज्ञानिक हैं KVK केंद्र करनाल में। आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि जो गन्ना फसल है उसमें लगने वाले कौन कौन से मुख्य कीट हैं और उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो गन्ना फसल है उसमें कौन कौन से मुख्य कीट हैं जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। धन्यवाद रिसाला भाई। मैं किसानों के लिए बताना चाहता हूं कि गन्ने की फसल में नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से 3 प्रकार के कीड़े नुकसान करते हैं जी। सबसे पहले कीड़े हैं ज़मीन में रह के नुकसान पहुंचाने वाले कीट जी। दूसरी कैटेगरी के कीट हैं, श्रेणी के कीट हैं बेधक कीट जी। तीसरी श्रेणी के कीट हैं रस चूसने वाले कीट जी। जो सबसे पहले कैटेगरी के कीट हैं ज़मीन में रह के नुकसान पहुंचाने वाले कीट, दीमक और सफ़ेद गिटार, वाइट ग्रब जिसको बोलते हैं जी। दीमक का प्रकोप इस टाइम कम है क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है जी बिल्कुल। रेतली मिट्टी में सफ़ेद गिटार का प्रकोप इस टाइम कुछ किसानों के खेतों में गन्ने की फसल में देखने को मिलता है। दूसरी कैटेगरी के कीट हैं बेधक कीट जी। बेधक कीटों में सबसे पहले आता है कंसुआ। बिजाई के तुरंत बाद अप्रैल मई के महीने में इस टाइम उस कीट का प्रकोप नहीं है। कंसुआ के बाद चोटी बेधक कीट ऐसा कीट है जो पिछले 3-4 साल से गन्ने की फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है जी। पिछले साल किसान भाइयों ने भी देखा, हमने भी किसान भाइयों के खेतों में भ्रमण किया, उस कीट का प्रकोप गन्ने की फसल में 40, 50, 60% तक नुकसान था उसका जी। परंतु इस बार मौसम कीड़े के लिए अनुकूल नहीं था। अनुकूल न होने के कारण इस कीड़े का प्रकोप 25% से ज़्यादातर खेतों में कम है जी। परंतु इस टाइम जो दवाइयाँ डालने का टाइम है, इसके लिए कारगर दवाइयाँ हैं, कोराजन दवाई है,
फर्टेरा दवाई है, कार्बोफुरान दवाई है, परंतु इस टाइम इसकी दवाइयाँ डालने का किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो इसका नुकसान होना है हो चुका है। 6 इसकी पीढ़ियाँ हैं। पहली दूसरी पीढ़ी नुकसान करती है अप्रैल मई के महीने में, तीसरी चौथी पीढ़ी करती है जो अब चल रही है। अब के बाद 5वीं 6ठी पीढ़ी, अब ये लगा के चलो कि सितंबर के महीने में 5वीं 6ठी पीढ़ी नुकसान करेगी। उसका नुकसान तीसरी चौथी पीढ़ी से कम रहता है। मेरा किसानों को ये सुझाव है कि इस टाइम में इस कीट के लिए कोई कीटनाशक दवाई का प्रयोग ना करें। इसके बाद बेधक कीटों में इस टाइम जड़ बेधक कीट और पोरी बेधक कीट का प्रकोप किसानों के खेतों में गन्ना की फसल में बना हुआ है। उनके लिए किसानों ने उपाय अपनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो जड़ बेधक कीट है उसके लक्षण क्या हैं? जड़ बेधक कीट के, इस कीट की सुंडी है जो ज़मीन के लेवल पे पहली पोरी में बैठ जाती है, और जो जैसा कि नाम है बेधक है, ऊपर जो पानी जाना है पौधे के लिए, पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट जाने हैं, उनको बेधक करती है। और पहली पोरी में सफ़ेद सुंडी बैठी हुई दिखाई देगी। लक्षण क्या है कि जो साइड वाले पत्ते हैं वो पीले हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सफ़ेद गिटार है ज़मीन में रह के नुकसान पहुँचाने वाला कीट, उसके भी लक्षण इस जैसे ही है। इसके लिए किसानों ने, मैं सुझाव देता हूं कि किसान भाई इस टाइम क्विनल फोस दवाई है, दानेदार दवाई डालनी है। 5% में आती है, 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलो रेत में मिला के और खुड्डों के साथ साथ जड़ों में डाल के हल्की सिंचाई कर दें। ये जड़ बेधक कीट का भी कंट्रोल करेगी। जड़ बेधक कीट के साथ साथ जो सफ़ेद गिटार है, वाइट गर्भ जिसको बोलते हैं, उसका भी कंट्रोल ये करेगी। चौथा कीट है पोरी बेधक कीट। पोरी बेधक कीट के लिए जैसे कि नाम से विदित है कि पोरी के अंदर बैठ के ये कीड़ा नुकसान पहुंचाता है। पोरी काणी मिलती है, पोरी में सुराख मिलता है, पैदावार पे भी असर पड़ता है। पैदावार के साथ साथ चीनी भी की मात्रा भी ये काफ़ी कम करता है। जिस खेत में, जिस गन्ने में इसका प्रकोप है उसमें चीनी की मात्रा घट जाती है। इसके लिए यूनिवर्सिटी की कोई सिफारिश नहीं है दवाई के लिए, परंतु बायोलॉजिकल कंट्रोल, परजीवी इसके लिए कारगर है। उचानी में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का स्टेशन है, रीजनल रिसर्च स्टेशन, इसके लिए परजीवी फ्री में मिलते हैं, ट्राइको कार्ड बोलते हैं। 1 एकड़ में 1 कार्ड डालना है। इस सीज़न में किसान भाई 4 बार डालें। और 4 शुगर मिल है, शाहबाद शुगर मिल है, मैम शुगर मिल है, जींद है, 3-4 शुगर मिल है, सोनीपत है, उनमें भी परजीवी के कार्ड मुफ्त में मिलते हैं। और उनका एक बार डालने से अच्छी तरह से नियंत्रण रहता है। जो परजीवी है अपने आप उसको मल्टीप्लाई करता है। तीसरी कैटेगरी जो मैंने बताई, रस चूसने वाले कीट है। रस चूसने वाले कीड़ों में इस टाइम सफ़ेद मक्खी वह दूसरा कीड़ा है वेबिंग माइट का प्रकोप इस टाइम खेतों में बना हुआ है, जो पत्ते के निचली तरफ से रस चूसती हैं। रस चूस के पत्ते थोड़े थोड़े पीले पड़ेंगे और नीचे देखेंगे तो काली फंगस, काले काले पत्ते हुए मिलेंगे। इस कीट के कंट्रोल के लिए किसान भाई रोगोर दवाई है, 600 से 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। लीटर पानी 400 लीटर पानी लेना पड़ेगा, थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि गन्ना लंबा है, इसके पत्ते लंबाई में भी ज़्यादा है, फोलिएज भी ज़्यादा है। अगर ये दवाई मार्केट में अवेलेबल ना मिले तो इमिडाक्लोप्रिड, हालांकि ये दवाई हमारी यूनिवर्सिटी की सिफारिश में नहीं है, परंतु जो इंसेक्टिसाइड बोर्ड ने सिफारिश की है, इमिडाक्लोप्रिड 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 400 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। मुख्य रूप से यही जो कीड़े हैं जो इस टाइम गन्ने की फसल में नुकसान पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं जो गन्ने की फसल लेते हैं या जिन्होंने अपने खेत में गन्ना लगाया हुआ है और लगने वाले जो कीट हैं उनकी अच्छी बेहतर तरीके से आपने जानकारी प्रदान करी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिसाला भाई जी। तो ये तो सुनी भाई गन्ने पर चर्चा, और अब जो है ना हम चर्चा करेंगे आज के जो बातचीत हमारी वो रहेगी पशुधन बीमा योजना पर। किसान भाइयों, सारे जाना है कि जिस तरह के आदमी का बीमा करावा है सारे, उसी डाल भाई जो हमारा पशुधन है उसका बीमा भी करवाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पशु की जो मौत होने पर नुकसान हुआ ना,
इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। और भाई जब यह नुकसान की भरपाई करने खातिर सरकार है तो क्यों ना भाई हम इसका फ़ायदा उठा लें पशुधन बीमा योजना का। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी अनहोनी हो सका है, इसके लिए हम खुद ही यह देखा है कि भाई अपने परिवार के लिए जब बीमा करावा है तो इसी डाल जिस तरह खेती का भी आप बीमा करवाने लग गए, तो इसी तरह भाई जो वही खेती किसानी का आधार मानने जाने वाला जो पशुधन है ना, इसके बीमे के बारे में कभी नहीं सोचते भाई आना जो हमारे पशु हैं भाई उनका भी बीमा करवाना चाहिए। तो कई बार मौसम का प्रभाव हो जाए या कोई बीमारी आ जाए या भाई कोई दुर्घटना हो सके पशु के लिए, तो जिससे जो है ना हमारा जो किसान भाई हैं जो पशु पालते हैं उनके लिए नुकसान जो है ना उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। और भाई आजकल तो सारे जाना है कि जो पशुधन है हमारा जो गाय है भैंस है कितनी कीमत की होगी, लाख लाख से भी ऊपर की होगी भाई। तो इस करके भाई अगर कोई भी नुकसान हो गया तो देखो किसान के लिए जो है ना कोई कमी नहीं रहेगी उसके नुकसान की भरपाई करने की। तो भाई यही एकमात्र जरिया है कि जो भाई पशुधन बीमा योजना है ना उसका प्रयोग आपने उसका जो है ना बीमा करवा कर अपना फ़ायदा कर लो। तो भाई जो दूध देने वाली गाय है भैंस है इनका बीमा तो अपना जरूर करवाना चाहिए। इसी डाल जो दूसरे पशु हैं जिस तरह के भाई घोड़ा है या ऊँट है इसकी बात करें तो इनकी कीमत भी कई लाखों में हुआ, घोड़े की कीमत देख लो कितने लाखों में है भाई। तो इस करके भाई जरूरी है कि जो अन्य सामान है उसी की तरह जो पशु धन का जो बीमा है वो भी करवाया जाना चाहिए। और पशुधन बीमा योजना भाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। बता दें कि जो राज्य सरकार है पशुओं के लिए भाई बीमा खातर समय समय पर अलग अलग योजनाएं निकाल दी रहा है। और ख़ास बात तो यह है कि जो पशुओं का जो बीमा है या उनका जो प्रीमियम है ना उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार या भी राज्य सरकार वहन करेगी। और इसका जो उद्देश्य है जो पशुधन बीमा है, एक तो जो किसानों या पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण भाई काफ़ी सारा नुकसान हो जा उस तय सुरक्षा मुहैया कराने खातर भाई जो पशुधन बीमा है इसका लाभ लेना है अपना। और लोगों को बता दें कि जो पशुधन है या उसके जो उत्पाद हैं उनकी जो गुणवत्ता है उसका जो विकास चरम लक्ष्य के साथ भाई जो लोकप्रिय बनने के लिए करा जा है। और इस योजना के अंतर्गत जिस तरह के जो देसी है पशु जिस तरह कहते करें भाई देसी गाय है संकर दुधारू है और या भी जो भैंस हैं अपनी उनका बीमा उनका जिस तरह के देखा है कि का जो अधिकतम वर्तमान जो बाजार मूल्य की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा है। और उनका लगभग बीमे का अगर प्रीमियम की बात करें तो 50% तक जो अनुदान है भाई वो हुआ। और अनुदान की जो पूरी लागत है केंद्र सरकार द्वारा उसको दिया जाए है। और अनुदान का लाभ भाई अधिकतम 2 पशुओं प्रति लाभार्थी को भाई अधिकतम 3 साल की एक पॉलिसी के लिए मिला है। और अगर आप लाभार्थी के चयन की बात करें भाई कौन इसका फ़ायदा ले सके है तो देखो एक तो देसी या संकर मवेशी या भी जो भैंस योजना है इसके अंतर्गत आवेंगे। दुधारू पशु भैंस हो दूध देने वाली या नहीं देने वाले, इसके अलावा जिस तरह के जो गर्भवती मवेशी हैं जिन्हें कम से कम एक बार बछड़े को जन्म दे रखा हो वहाँ भी शामिल होंगे। ऐसे मवेशी जो किसी दूसरे बीमा योजना या भाई इसकी योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हों दूसरी के कोई ऐसी योजना ले रखी उन्होंने इस योजना में शामिल नहीं करेंगे। तो भाई देखो जो पशुधन बीमा है इसका आपने जो है ना काफ़ी फ़ायदा भी उठाना लेना चाहिए क्योंकि सरकार जब फ़ायदा दे रही है तो भाई ये तो हमने बात कर ली कि पशुधन बीमा योजना पे। अरे भाई लगे हाथ भाइयों के साथ जो है ना करेंगे मौसम की जानकारी लेंगे। भाई ईब तो देखो मौसम में थोड़ा बदलाव आने लग रहा है, धूप भी थोड़ी बहुत रहा है मौसम भी साफ रहा है, तो क्यों ना भाई इस पर एक जानकारी ले लें। मौसम की जानकारी लेना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जल्दी जाकर किसान भाई अपनी खेती बाड़ी देखेंगे। तो पहले सुन लें यह मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 74 और 45% रही। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 3 अक्टूबर तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान
तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने और आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम आमतौर पर खुश्क रहने और आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है, आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों की सिंचाई, छिड़काव और कटाई का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। और भाइयों, ये तो ली आपने मौसम की जानकारी। और ईब जो है ना, हमारा जो कार्यक्रम रहेगा भाई काल का, उसमें हम कई बातचीत लेकर आवेंगे। तो कल जो है ना भाई, हम चर्चा करेंगे खाद्य तेल मिशन के ऊपर। और इसके साथ साथ जो है ना, आज की नसीहत में हम बात करेंगे जो ब्यात आए पशु हैं, इनकी देखभाल किस तरह करनी है अपना। और साथ साथ में भाई मोटे अनाज का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि मोटा अनाज का देखो आगे मौसम भी आने लग रहा है, इस पर भी जानकारी देंगे, भाइयों के साथ साझा करेंगे। और भाई ईब काफ़ी देर होगी, भाइयों का करा दिया मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। खेलन गया शकार बता के शान करे से, वो सीरा पानी प्यादू के तेरी बहू भरे से। खेलन गया शकार बता के शान करे से, सीरा पानी प्यादू के तेरी बहू भरे से। सरता कोना पानी मेरे हाथ का, के पिए बिन सरता कोना पानी मेरे हाथ का। तू बिना नाथ का खा गड़ खाती कूद चरे से। हसिया पानी प्यादू के तेरी बहू भरे से। खेलन गया शकार बता के शान करे से। शीला चाहिए तत्ता चाहिए नान ने, जीवन में तेरे शीला चाहिए तत्ता चाहिए नान ने। तन अच्छा चाहिए खान ने, बेकार तेरे से। शीला पानी प्यादू के तेरी बहू भरे से। खेलन गया शकार बता के शान करे से। आज करा दूं तोड़ बात का आलन दे तेरे भाई ने। मेरे पे क्यों रोब जमावे खाती नहीं कमाई ने। मेरे पे क्यों रोब जमावे खाती नहीं कमाई ने। ब्याह करने संग की जाई न जय नहीं सरे से। शीला पानी प्यादू के तेरी बहू भरे से। बता के शान करे से। शीला पानी प्यादू के तेरी बहू भरे से। खेलन गया शकार बता के शान करे से।
चिपकी हो नहीं सरत बेसक धरले न्यारा चूल्हा चकी हो नहीं सरत बेसक धरले न्यारा चूल्हा चकी हो तन कर राखी बदनाम मेरे शर दोष धरे से हो जय बरता दूजे तेरी बहू भरे से हो खेलन का चकार बता के शान करे से सिया बरता दूजे तेरी बहू भरे से हो खेलन का चकार बता के शान करे से। और भाई है ना, ये तो सुनी रागनी। और ईब जो है ना भाई, हमने एक प्रश्न पूछा था खेती के बारे में ही, और फसल थी भाई गन्ना। हमने पूछा था कि भाई गन्ने को जो है ना कायिक परिवर्तन के द्वारा क्यों बोया जाए। सही जवाब भी आया हमारे द्वारा भाई, और जो जवाब देने वाले सही हैं वो है भाई नागल ते इंदिराज जी। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे तय कि भाई जो गन्ना है उसको कायिक परिवर्तन के द्वारा इस तरह न्यू बोया जाए क्योंकि भाई इसमें बीज पैदा नहीं होते। बिल्कुल सही है। जवाब देने के लिए इंदिरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईब जो है ना भाई, एक जानकारी और भाइयों के साथ साझा कर लें कि जो आज की नसीहत है उसमें कि पशुओं में मिट्टी जो खाने की समस्या है वो क्यों है भाई, और समाधान के उपाय क्या हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं या पशुपालक भाई हैं, वो देखते भी रहे हैं कि भाई जो उनका पशु है कई बार तो वो खुरली ना चाटन लग जा, कई बार वो दीवार ना चाटन लग जा, और भाई कदी वो माटी खावेगा, कदी वो कपड़े खावेगा, इस तरह भाई कदी कागज खावेगा। कई ढाल की समस्याएं जो है ना जो पशु है उसके साथ वो चलती रहे हैं। लेकिन कोई न कोई कमी तो है भाइयों, जो जिस कारण से भाई जो पशु है हमारा वो इस तरह के लक्षण कर रहा है, क्योंकि दीवार चाटता है कोई कमी है। जिस तरह कई बार देखा है कि जो बच्चे हो ना, बच्चे वहाँ भी कई बार जो है ना माटी खाने लग जाए। इसका मतलब क्या है कि बच्चे में किसी न किसी तत्व की कमी है। इस डाल भाई जो पशु हैं, पशुपालकों की शिकायत भी रहा है कि जो पशु है भाई वो मिट्टी खावा, पत्थर खावा, कपड़ा खावा, चमड़ा खावा, बाल खा जाए भाई, हड्डियाँ खा जाए, इस तरह वो बीच बीच में कह रहे हैं दीवार भी चाटा है, खुरली चाटा है। तो ये जो है ना एक बीमारी है, और भाई वैज्ञानिक भाषा में इसने कहते हैं पाइक का रोग। और पशु के शरीर में भाई यो जो बीमारी आवा है वो आवा है, इसका जो मुख्य कारण है वो है भाई विटामिन बी की कमी। ये इसका मुख्य लक्षण है। और क्यों, और पशु में और भी काफ़ी कारण है, जिस तरह खनिज लवणों की कमी हो जाए, उसमें जो खनिज लवण है उनको सही नहीं मिलते, या भी जो भरपेट उसको गुण जो भोजन है वो नहीं मिल रहा, प्रोटीन युक्त पदार्थों की कमी है, शरीर में भाई अधिक आंतरिक जो परजीवी हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, पाचन क्रिया उसकी खराब हो रही है, या भी दांतों की बीमारी या कई डाल के जो लक्षण है भाई वो उसमें हो भाई। इसका थोड़ा बहुत इलाज भी करा सको हो, क्योंकि जो पशु है ये तो समस्या है। और पशु को भाई उच्च गुणवत्ता वाला अपना भरपेट भोजन कराना चाहिए। और पशु को भाई भोजन में फाइबर हो, प्रोटीन हो, या उसमें खास रहना चाहिए उसके खाने में। और पशुओं के जो पेट के कीड़े हैं इनकी दवाई हर 3 महीने में एक बार जरूर दवाएं पशु को दें। और पशु के शरीर पर भाई उनके जो है ना बांधने वाले उनकी जो जगह है, और कई बार देखा है कि जो बाह्य परजीवी यानी कि चिचड़ियाँ वगैरह वो फिर दिरे हैं, वो उनका चिपक जाए हैं, तो इस करके भी वो शुरू कर दे मट्टी वगैरह खाना। और उपचार और बचाव भाई नज़दीक के पशु जो चिकित्सक है उसके पास जाएं, और उसको डॉक्टर को जो है ना उसकी सलाह लेकर जो दवाई बतावे वो दो। और भाई जो रोगग्रस्त पशु है उसमें रोग के जिम्मेदार कारण है उनका पता लगा कर नज़दीक के पशु चिकित्सालय भाई वहाँ संपर्क करें और अपने पशु को ले जाएं। तो इस तरह भाई आपने पशु जो है ना मिट्टी खा रहा है उसकी समस्या का समाधान भी देखना है डॉक्टर के पास ले जा करके। और ईब जो है ना भाई एक जानकारी भाइयों के साथ साझा कर लें किसान कॉल सेंटर की। किसान कॉल सेंटर का नंबर भाई 1551 है, 1551 है। कोई भी जानकारी लेनी हो तो भाई 1551 पर फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सको हो। और भाई इसके साथ एक जानकारी और साझा कर रहे हैं, प्राकृतिक जो खेती है उसमें भाई एक दवाई है, प्राकृतिक दवाई, जिसका नाम है भाई हंडीकाथ या हंडी दवा। इसको भाई आपने किस तरह बनाना है, इसकी बनाने खातर दवाई भाई बता रहे हैं अपना कैसे क्या चीज़ें लेनी है देसी। एक तो भाई जो हंडीकाथ है देसी जड़ी बूटी है, या इसमें के सामान चाहिए अपना 1 किलो देसी गाय का गोबर,
4 लीटर देसी गाय का मूत्र, नीम की पत्तियाँ 1 किलो, और भाई शरीफा का पत्ता 1 किलो, करंज की पत्तियाँ 1 किलो, 1 किलो तम्बाकू पत्ता, और भाई 1 किलो पुटूस गुड़ 50 ग्राम, और भाई 1 मुट्ठी दिमक मिट्टी, ये आपने लेनी है। इसको तैयार करने खातर भाई एक तो जो हमने सामग्री बताई है अच्छी तरह ना कूट लें और भाई मिला लें मिट्टी के बर्तन में, उसने भाई 7 दिन तक रखें। 7 दिन के बाद भाई जो सामग्री है उसको निचोड़ का है काथ निकाल लें, और भाई काथ को मार्किन कपड़े से छान कर भाई डब्बे में भर कर धर लें। और बची जो सामग्री है भाई उसको अपने मिट्टी के बर्तन में डालकर 1 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाकर रखना उसको। इस काथ प्रति सप्ताह जो है ना लेना है, और 1 लीटर गाय का मूत्र मिलाना इसमें, और अगले 6 महीने तक यह जो हंडी दवा है इसके निकाल का प्रयोग कर सकते हैं। और दवा स्प्रे के लिए भाई 15 लीटर पानी में 1 रुपये वाले एक पैकेट शैम्पू जरूर मिला लें, इस बात को भी ध्यान रखना है। और स्प्रे का समय भाई सुबह शाम को वो अपना स्प्रे करना है, और 100 मिलीलीटर काथ में 5 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल में स्प्रे कर दें। और भाई जो बालक फसल है छोटे हैं पौधे के लिए जो 10 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर हंडी खाद को मिलाना है। इस खाद का स्प्रे भाई 10 से लेकर 15 दिन के अंतराल पर किसी भी फसल में कर सको हो, ताकि भाई जो आपके जो कीटनाशी है वो दवाई काम कर दे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ भाई कार्यक्रम जो किसान वाणी है यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई ने देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।